हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम UPPSC RO के लिए ध्येय IAS का टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 4 टेस्ट GS के और 2 टेस्ट हिंदी के कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका PDF टेलीग्राम चैनल RDX GS गुरु, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस पर मैंने अपलोड कर दिया अब तक के 6 टेस्ट का PDF मैंने अपलोड कर दिया, और उनकी आंसर की, उनका विद सॉल्यूशन, पूरा जो एवेल्युएशन है पूरा जो है अपलोड कर चुका हूँ अब तक। आप लोग चाहिए तो आपकी मर्जी है, ज्वाइन करिए और उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए। ओके, चलो आज करेंगे शुरू हम GS का ही टेस्ट नंबर 5, जो क्या है, GS का टेस्ट है 5 नंबर टेस्ट। ओके, मैं बताया ना 10 टेस्ट GS के हैं और 10 टेस्ट हिंदी के हैं, तो इसमें 5वां टेस्ट GS का आ गया है, और हिंदी के भी 2 ही हुए हैं, तो आराम से कर लेंगे हिंदी का। तो आप तैयारी करते रहो, जब तक प्रैक्टिस करो हिंदी की, उसके बाद एक साथ करेंगे फिर। वैसे मैंने प्लान किया है कि 2 GS के, एक हिंदी का, ऐसे करते रहें, उसके बाद में कर लेंगे हिंदी के। तो हिंदी इतना ज़्यादा लोड नहीं है, हिंदी को तो 1 घंटे में बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, चलो आप प्रैक्टिस करते रहो। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं GS का टेस्ट नंबर 5, RO के लिए ध्येय IAS का। ओके, चलो पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति का सुझाव दिया गया, बिल्कुल राइट है। और अशोक मेहता द्वारा 2 स्तरीय दिया था, याद रखो ना, 2 स्तरीय। इनके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा, जबकि पंचायत समिति का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा करने का सुझाव दिया गया था। सही है ये बात, सत्य बताना है। तो केवल एक सत्य है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है, अब सुन लो। इसमें जो है दूसरी बात असत्य, क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायतों का प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, ग्राम पंचायत मतलब जो प्रधान होते हैं ना, ग्राम पंचायत का जो है अध्यक्ष होता है वो, तो उनका, और जो वार्ड मेंबर होते हैं वो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं। तो उनका कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, हम सीधे वोट करते हैं उनको। तो उनका डायरेक्ट, और जिला पंचायत और पंचायत समिति मतलब जो ब्लॉक स्तर पर होती है, इन दोनों का अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो ये है पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। पहला देखो, कथन कारण का क्वेश्चन है। एक मिनट। हाँ, भारत का महान्यायवादी ना तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है और ना ही वह एक सरकारी कर्मी है। सही बात है, बिल्कुल राइट है। उसे एक संसद एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ये बात सही है, ये भी बात सही है। लेकिन इसमें आंसर कौन सा होगा, इसमें आंसर बी होगा, क्योंकि कथन कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला देखो, हाँ, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, मतलब सूची 1 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल। तो देखो, अब एक चीज़ पकड़ लो आप, इसमें कुछ भी पकड़ में आ रहा है, APJ अब्दुल कलाम का कार्यकाल कब है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पहले है, 2007 तक है उनका कार्यकाल। कब तक है? 2002 से लेकर 7 तक। तो ये चार चार है, डी में चार देखना, एक ही में है, तो 1 2 3 4 मिल रहा है वैसे। देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब इंपोर्टेंट है, 67 से लेकर 69 तक 2 ही साल रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह 82 से लेकर 89 तक, 89 तक, 1982 से 1989 तक ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद प्रतिभा देवी पाटिल 2007 से 2012 तक। उसके बाद कौन बने, फिर बंगाली दादा बने थे, क्या नाम था, प्रणब मुखर्जी साहब। उसके बाद फिर कोविंद साहब, और फिर अभी अपनी मुर्मू जी हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, हाँ जी, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्यसभा का संगठन 80 में है, बिल्कुल राइट है। लोकसभा का संगठन 81 में है। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन 88 में है, बताओ। नहीं, ये गलत है, यही गलत है। कितने में है फिर, अभी बताऊंगा। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 93 में, ये बिल्कुल राइट है। तो भैया चौथे में हो जाएगा हमारा, यह है अनुच्छेद 87 में, 87 में। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन क्या है, 87, अनुच्छेद 87 में है। अगर देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो, न्यायालय की अवमानना सिविल एवं आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है। न्यायालय की अवमानना सिविल और आपराधिक दोनों में, बिल्कुल राइट है, दोनों में। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा का शक्ति प्राप्त है, उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की, बिल्कुल राइट है ये भी। तो दोनों ऑप्शन सत्य पूछे ना, हाँ, दोनों ही सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो, इसके बारे में थोड़ी जान लो। देखो, अवहेलना का मतलब है कि उसकी, देखो, एक तो होती है, एक बात आपराधिक, और एक होती है सिविल। सिविल का मतलब है कि उसके कोई आदेश को न मानना, जो उसकी डिग्री ये उसका फैसला दिया है उसको न मानना, ये हो गई सिविल सिविल अवमानना। और आपराधिक मामला मतलब उसकी स्थिति को कमतर करना, उसे बदनाम करना, उसकी न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना, ये आपराधिक अवमानना है। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों ही तरह की अवमानना के लिए दंड है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर में, चिल्का झील उड़ीसा में, सूरज ताल कहाँ है, उत्तराखंड में है, बताओ। ये बिल्कुल गलत है, ये सी वाला सही नहीं है, पूछा है ना। तो कोई ये 6 वाले में सी सही नहीं है। कौन से, कहाँ पे सूरज ताल? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? HP में, हिमाचल में।
और पंचतंत्रा झील ये राजस्थान में, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है बताना है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और यूनेस्को में सूचीबद्ध वर्ष बताना है। तो देखो सुंदरबन, इनमें सही बताना है। सुंदरबन 2004 में, नहीं नहीं गलत है। पहला तो ये हुआ 2002 में, 2000 हाँ 1 में, 01 में हुआ था सुंदरबन। ओके, 01 में। उसके बाद में पंचमढ़ी 2000 में, नहीं 09 में, पंचमढ़ी 09 में। ग्रेट निकोबार 2012 में, नहीं नहीं 13 में निकोबार। नौकरेक 2009 में, ये सही है। नौकरेक जो है 2009 में ही इसको यूनेस्को ने मान्यता प्राप्त की। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? अरुणाचल की अबोर, मिकिर, डफला, ये तीनों हैं, लेकिन कुकी नहीं है। कुकी कहाँ की है? मणिपुर की है, तो बहुत फेमस है कुकी। अभी झगड़ा भी चल रहा था कुकी, और दूसरी कौन सी है बताना आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैती वाले मैं ही बता रहा हूँ, मैती और कुकी में झगड़ा हुआ ना, तो कुकी सी कहाँ की है? मणिपुर की। 8। अगला देखो, अच्छा अगला देखते हैं। हाँ जी, क्या है अगले में? क्वेश्चन नंबर 9 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड और उनका स्थापना वर्ष आपको मिलाना है ना। कौन सा सही नहीं है बताना, नहीं है ना, सही नहीं है ना, नहीं वाला बताना। देखो, कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में, सही है बताओ, हैं बताओ तो आप लोग बताओ भाई, सही है क्या? हैं, बिल्कुल राइट है ये बात, 1948 में कुटीर उद्योग बोर्ड सही है। उसके बाद केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949, सही है, सही है। अखिल भारतीय भी सही है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ये जो है कब? ये 1950 में, 53 में नहीं, 50 में, 1950 में। ओके, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ये गलत है, सी वाला, ये 1950 में। ओके, सी ऑप्शन सही नहीं है। अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग बोर्ड 1954 में। ठीक है, अगला, निम्न कथनों पर विचार करें। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकल होता है। अमरकंटक चोटी से निकलती है नर्मदा, सही है, बिल्कुल राइट है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली यह प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। बंगाल की खाड़ी में गिरती नहीं, कहाँ गिरती है? ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कथन सत्य कौन सा है? पहला ही सत्य है, ये अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और जो ये नर्मदा का 87% भाग एमपी में, और लगभग 11.5% गुजरात में, और 1.5% करीब महाराष्ट्र में। ऐसे तीन तीन स्टेट में बहती है ये। अगला देखो, निम्न कथनों में से कौन से सही है बताना है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, परंतु अस्वीकार नहीं कर सकती। संशोधन भी नहीं कर सकती, पहला हो गया गलत, एकदम गलत है। अच्छा, अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है? नहीं भैया, अनुदान मांग केवल लोकसभा में रखी जाती है, इसलिए दोनों गलत हैं। तो कौन सा पूछा है? सही पूछा है, ना तो एक ना तो दो, डी ऑप्शन हो जाएगा, 11 में डी, है ना। अनुच्छेद 113(2) के अनुसार अनुदान मांग केवल लोकसभा में रखी जाएंगी, और उस पर मतदान का अधिकार भी लोकसभा को ही होगा, है जी। और राज्यसभा क्या है, इसको संशोधन भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया डी। अब देखो अगला, कौन सा? 12वां, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार की सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्य का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 बोलता है कि राज्य अपनी अपनी जो है वित्तीय स्थिति के अनुसार क्या करेगा? उसको काम, शिक्षा, लोक सहायता देने का काम करेगा। किसको? लोगों को, अपने नागरिकों को, ये बोलता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखता है। किसमें? अनुच्छेद 2 से बोलता है ये। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। ये है भैया कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा से और क्या क्या लिया गया है भैया? ये लिया गया है संसदीय प्रणाली, ये सशक्त केंद्र लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये लिया है, और यही वाला लिया गया, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपने कोई विधेयक को विचारार्थ रख सकता है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तो सब जानते हैं। राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों का मनोनयन, विभिन्न क्षेत्रों से जो मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा में, वो कहाँ से? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी आयरलैंड से। ठीक है, 13 हो गया। 14 में आओ, 14 क्या बोलता है भैया? संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अनर्ह हो जाएगा, नहीं हो जाएगा या नहीं, इस विनिश्चय का राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्या? निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति, इसका मतलब भ्रष्टाचार के आधार पर राष्ट्रपति करता है कि ये जो है एलिजिबल होगा या नहीं होगा, हाँ, अगर इलेक्शन में भ्रष्टाचार करता है। लेकिन दल बदल के आधार पर कौन करता है निर्णय? दल बदल के आधार पर करता है लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति। अगला 15 में आ जाओ, कथन कारण क्वेश्चन है।
राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। सही है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लोकसभा में प्रस्तुत होता है, इसलिए वापस नहीं कर सकता। तो ए और आर दोनों सही, और व्याख्या भी कर रहा है भैया, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला देखो 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राक्कलन समिति के संबंध में सत्य नहीं है? नहीं है प्राक्कलन समिति। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल राइट होते हैं। लोकसभा में बजट पास होने से पहले इसका गठन किया जाता है, नहीं, ये दो ही गलत है। बताऊंगा कब। बजट पास होने के बाद उसके प्राक्कलन के और उसके आकलन के लिए इसको गठन किया जाता है। ठीक है, बाद होता है बजट के बाद, इसलिए गलत है ये। अगला देखो, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हो सकता, ये बात सही है। इसे स्थायी मितव्यता समिति कहते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है। राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से कौन सी सूचियों पर कानून बना सकता है? तो समवर्ती पर और राज्य दोनों पर, डी ऑप्शन हो जाएगा। राज्य विधानमंडल और संसद भी, संसद समवर्ती पर, केंद्र सूची पर। ठीक है, 18 में आ जाओ। देखो, प्रोटेम स्पीकर के बारे में कौन सी बात सही है बताना है। यह नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है, बिल्कुल राइट है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, ये भी बात सही है, बिल्कुल सही है। दोनों ही सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। किस प्रख्यात न्यायविद एवं संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो ये एन ए पालकीवाला ने कहा था संविधान प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, पालकीवाला साहब ने कहा था। अगला देखो, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, तो 129 बोलता है इसको अभिलेख न्यायालय। न्यायालय क्या है? अभिलेख होगा। हाई सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, है ना। हाई कोर्ट भी होता है अभिलेख न्यायालय। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किन देशों से अधिक है? तो भैया इंडोनेशिया। देखो, अगर क्या है, उत्तर प्रदेश को देश मान लिया जाए तो उत्तर प्रदेश का नंबर आता है 5वां, विश्व में 5वां देश होगा अगर देश माना जाए तो। किस किस के बाद? सबसे पहले 11 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ, अभी की नहीं, 11 की। तो 11 के अनुसार चीन, फिर भारत, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे इंडोनेशिया, और 5वें पे यूपी आ जाएगा देश में। ब्राज़ील से भी ऊपर है इसकी जनसंख्या, इसलिए जापान, पाकिस्तान और ब्राज़ील, इन तीनों देशों से अधिक है जनसंख्या। 1 2 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझिए। और देखो, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम, पहले सबसे ज़्यादा किसमें, फिर कम किसमें, फिर कम किसमें? तो नलकूप में सबसे ज़्यादा, उसके दूसरे नंबर पर नहर आती है, तो ये वाला सी हो जाएगा। नलकूप, फिर नहर पे, फिर तालाब, कुएं से, और अन्य साधन से। ठीक है जी। तो देखो, तो परसेंटेज अगर देखना चाहें तो 79%, 79% नलकूपों से, 19% नहरों द्वारा। ठीक है, देख लो इन्हीं से, दोनों से कितना है, 22 हो गया। 23 में आ जाओ। कौन आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद है? तो कौशल, सूरसेन, पांचाल और वत्स, ये चारों ही जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद हैं। कहाँ कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश को जो है ना, उत्तर प्रदेश को पहले मध्य प्रदेश बोलते थे, तो 8 महाजनपद में पड़ते हैं। कौन से? कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल, ये 8 यूपी में है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून, 1950 लागू हुआ कब? 1 जुलाई 1952 को, सी 24 में सी 1 जुलाई 1952 को ये लागू हुआ। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हुए सम्मेलन में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सही नहीं है। तो देखो, लखनऊ 1892 में, इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने, बिल्कुल राइट है। इलाहाबाद 1910 में हुआ, विलियम बेडरबर्न ने इसकी अध्यक्षता की, ये भी सही है। 1916 लखनऊ में हुआ, फिर दोबारा लखनऊ में हुआ, है ना। और जवाहरलाल नेहरू ने, ये सी गलत है, किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। 16 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, इसलिए ये जो है सी गलत है। ठीक है, सी गलत है। और बनारस का 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, सही है। ठीक है, सी गलत हो जाएगा इसमें। 26 बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें आप। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर है, बिल्कुल राइट है, ललितपुर है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, बिल्कुल राइट है। केवल सहारनपुर लगता है इसे, दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, सी सहारनपुर लगता है इसे ऊपर से। ठीक है, दोनों ही सही हो गए। 26 में सी। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसका निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रहा है? तो इन चंद्रशेखर साहब का भी रहा है भैया, कहाँ? बलिया रहा है। नरेंद्र मोदी वाराणसी रहा है, देख लो उनको। और उसके बाद बीपी सिंह का कहाँ रहा है? बीपी सिंह साहब का, बीपी सिंह रहे हैं फतेहपुर से, यूपी। और चौधरी चरण सिंह बागपत से। और लाल बहादुर शास्त्री कहाँ से थे? ये सभी का रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री, बीपी सिंह, एक मिनट, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री साहब का भी यूपी में है। तो ये सभी जो है ना, कौन सा हो गया ऊपर? डी हो गया, डी। ठीक है, 27 में हो गया डी। तो कौन सा होगा? डी हो गया। चलिए अगला देते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? 28 में बताना था कब हुआ था। ये हुआ था 2009 में। 2009 में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। और मिड डे मील 1995, मिड डे मील 1995, इंपॉर्टेंट है दोनों।
और एक जिला एक ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2018 में, ठीक है। सी, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है, सही नहीं है, कौन सा सही नहीं बताना है। तो देखो, देवी सिंह मथुरा सही है, कदम सिंह मेरठ सही है, मौलवी लियाकत अली फैजाबाद नहीं भैया, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से, और फैजाबाद से कौन थे, ये थे मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, लियाकत अली इलाहाबाद से थे, इसलिए सी गलत। टाटा टॉप है कालपी, कानपुर साइड वाले, तो कानपुर में पड़ता ना कालपी, वहीं से। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो देखो भैया, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और महाराजगंज करते हैं, शाहजहांपुर नहीं करता है। 30 में ऑप्शन हो गया बी। तो और देख लो कौन कौन से 7 जिले लगते हैं, किसके, यूपी के 7 जिले लगते हैं, किससे, नेपाल से। तो कौन कौन से, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, 7 हो गए, ठीक है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश में स्थापित आयोग और गठन वर्ष। अब देखो, राज्य सूचना आयोग 2005 बिल्कुल सही है, राज्य महिला आयोग 2013 सही है, राज्य मानवाधिकार आयोग 2002 में, मानवाधिकार आयोग 2002, तो ये सभी सही है, ठीक है। ध्यान रखना, ये याद कर लो, इनको लिख लो कहीं। 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, बिल्कुल राइट है ये बात। अच्छा, 1950 में 24 जनवरी को प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था, इसलिए मनाया गया, बिल्कुल राइट है। ए और आर सही, और व्याख्या भी कर रहा है भैया। तो कौन सा हो जाएगा, 32 में हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आ जाओ 33 में। चलो, निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित करके उर्दू को उत्तर प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब, 1989 में। कब किया गया, 1989 में किया गया, ठीक है। अगला, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में तराई क्षेत्र में मिलती है, गोरखपुर में मिलती है, ये थारू जनजाति है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पाई जाती है, तराई क्षेत्र में। और थारू जनजाति जो है ना, किरात वंश, किरात वंश समझते हो, किरात, जिसने शिव जी ने किरात रूप धारण करके अर्जुन से युद्ध किया था, वही किरात, वो किरात वंशी हैं ये थारू। और ये बदला विवाह करते हैं, मतलब समझ गए, कि इसने उसको लड़की दे दी, उसने इसकी लड़की ले ली, ये होता है बदला विवाह, बदला विवाह प्रथा है इसमें। ओके, चलो अगला देखो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना द्वारा किस प्रकार के उद्योगों को विकास संभव है। तो ये छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, परंपरागत उद्योग, ये सभी का, ठीक है। निम्नलिखित भूकंपीय तरंगों में से कौन सी एक सिर्फ ठोस माध्यम है, सिर्फ ठोस माध्यम है। तो एस तरंगें जो होती है ना, 36 में हो जाएगा बी, कि एस तरंगें केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, एस, ठीक है। अगला, 90 डिग्री पूर्वी कटक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में 90 डिग्री ईस्ट रिज, कहाँ पे है ये हिंद महासागर में, कहाँ, अंडमान निकोबार के पास है, अंडमान निकोबार के दक्षिण में स्थित है, नीचे अंडमान निकोबार के दक्षिण में स्थित है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ, है ना, जिसको बोलते हैं 90 डिग्री ईस्ट रिज। इसकी लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ है ये, 90 डिग्री ईस्ट रिज, हिंद महासागर में। अगला, निम्न के युग्मों में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है। नदियाँ और उनका उद्गम क्षेत्र, तो डेन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, सही है। ब्लू नील विक्टोरिया से निकलती है, नहीं, यही गलत है, बताऊंगा कहाँ से निकलती है। मिसिसिपी इटास्का झील से निकलती है, सही है। यांगसी तिब्बत के पठार, सही है। तो ब्लू नील विक्टोरिया से नहीं, जबकि व्हाइट नील निकलती है, व्हाइट नील निकलती है विक्टोरिया से, और ब्लू नील निकलती है ताना झील इथोपिया से, ताना झील इथोपिया से निकलती है ब्लू नील, और व्हाइट नील निकलती है कहाँ से, विक्टोरिया से, ठीक है, इसलिए गलत है ये। अगला देखो 39 में, कथन कारण क्वेश्चन है, हरमट्टन को डॉक्टर विंड या डॉक्टर पवन भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। क्यों कहते हैं, अब देख लो, ये अफ्रीका के पश्चिमी तट की आर्द्र और शुष्क वायु में शुष्कता लाकर मौसम को स्वास्थ्यप्रद बना देती है, इसलिए इसको डॉक्टर पवन, डॉक्टर विंड्स कहते हैं। ए और आर दोनों सही, व्याख्या भी कर रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर पवन है, ठीक है। यह सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है, हरमट्टन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पूर्व से परावर्तित ऊष्मा को भौमिक विकिरण, सॉरी पृथ्वी से जो परावर्तित होती है ना ऊष्मा, उसको भौमिक विकिरण कहते हैं, बिल्कुल राइट है। अच्छा, भौमिक विकिरण दीर्घ तरंगों वाला होता है, सही है, बिल्कुल राइट है, दोनों ही सही है। तो देखो, जब प्रकाश आता है पृथ्वी की ओर, जो तरंगें आती हैं ना, प्रकाश तरंगें, तो वो शॉर्ट वेव्स होती हैं, और पृथ्वी के बाद जब वापस जाती हैं तो वो हो जाती हैं लॉन्ग वेव्स, और इसी कारण जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो लॉन्ग वेव फंस जाती हैं, यही कारण है ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, ठीक है। लॉन्ग वेव वापस जाती हैं, आती हैं शॉर्ट वेव्स, ओके, ध्यान रखना। जनजाति और निवास स्थान मिलाने कौन से सही हैं। बुशमैन कालाहारी में, बिल्कुल सही है कालाहारी। पिग्मी कांगो बेसिन, ये भी सही है। बद्दू सहारा में, ये भी सही है, तीनों ही सही है इसमें, 1 2 3 सही है, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला देखो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों के प्राप्त खाद्य, दक्षिण अमेरिका में तट पे जो पश्चिमी तट है ना, उससे जो एक पक्षियों द्वारा खाद्य तैयार किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं,
उसको ग्वानो बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्वानो। ठीक है, अच्छा बाकी ग्वांको क्या है? ग्वांको अर्जेंटीना, ये जो ना ये अर्जेंटीना के पशुपालक होते हैं, इनको ग्वांको बोलते हैं। बाकी ये क्या है, एक्टासिया क्या है भैया? ये एक्टांसिया, एक्टांसिया क्या है? दक्षिण अमेरिका में विशाल पशु फार्म को एक्टांसिया बोलते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाओ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य अमेरिकी देश नहीं है? मध्य अमेरिका का देश नहीं है। मध्य अमेरिका समझते हैं ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के बीच में जहाँ हैती वगैरह पड़ते हैं, ये सब मध्य अमेरिका के देश हैं। कई देश हैं वहाँ पे। तो इनमें से कौन सा उस मध्य अमेरिका में नहीं पड़ता है? तो देखो, निकारागुआ, अल सल्वाडोर और बेलीज, ये तीनों हैं, लेकिन गुयाना नहीं है। गुयाना कहाँ पड़ता है भैया? गुयाना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है, और इसकी राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। गुयाना दक्षिण अमेरिका का है, मध्य अमेरिका में नहीं है। ठीक है जी, अगला देखो, निम्नलिखित जुमलों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 सही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सही है। लेकिन जैव विविधता अधिनियम 2000 में नहीं, 2002 में आया था। ठीक है, डी ऑप्शन गलत है। निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित, एक वर्ग से संबंधित कौन सा? तो देखो, इसमें कंपोज और सवाना, कंपोज और सवाना जो है ना, ये एक वर्ग से संबंधित। कैसे, थोड़ा समझ लो इसके बारे में। ये जो है उष्ण कटिबंधीय, कंपोज और सवाना उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। बाकी स्टेपीज, प्रेरीज, डाउन्स, ये सब क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान। कंपोज और सवाना उष्ण कटिबंधीय, बाकी स्टेपीज, डाउन, सवाना, स्टेपीज, डाउन्स और प्रेरीज ये शीत कटिबंधीय है। ठीक, इसलिए वो अलग है। इंद्रावती, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा किसकी सहायक नदियां हैं बताओ? तो ये सब गोदावरी की, ए ऑप्शन हो जाएगा 46 में, ऑप्शन ए। गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी? इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा। ठीक है, ये जो महाराष्ट्र में त्र्यंबकम नामक जगह से, त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है, कौन सी? गोदावरी। अगला, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान CTRI, सेंट्रल टंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये पड़ता है भैया राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। ये ऑप्शन हो जाएगा, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में पड़ता है CTRI। अगला, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से निकलती है? तो सबसे पहले निकलती है भैया उत्तर प्रदेश से, फिर आती है कहाँ? मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में आती है, फिर उड़ीसा में आती है, फिर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में नहीं जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, अगला बताओ। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पर्वत या पठार और सर्वोच्च चोटी उनकी, तो अरावली की गुरशिखर बिल्कुल सही है। मैकाल की अमरकंटक सही है। सतपुड़ा की धूपगढ़ सही है। नीलगिरी की अनाईमुड़ी नहीं है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, लेकिन नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेट्टा है, जो कि 2657 मीटर है। ठीक है, ये याद रखना ना, ये थोड़ा फर्क है। दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी 2695 सबसे ऊंची, लेकिन नीलगिरी की दोद्दा बेट्टा। ओके, अगला देखो, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है कौन सा है? जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित होने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ओजोन परत में छिद्र की समस्या उत्पन्न हुई है जेट विमानों द्वारा। सही है, बिल्कुल राइट है, 50 में राइट है। अच्छा, ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारक क्लोरीन है, ये भी बात सही है। तो क्या बताना है हमें? असत्य कथन बताना है। तो दोनों ही तो सत्य हैं, असत्य कौन सा होगा? कोई भी नहीं है, ना तो एक ना तो दो। असत्य कोई नहीं, दोनों ही सही हैं। क्लोरीन मेन कारण है छेद होने का, और जेट विमान भी एक प्रमुख कारण है। अगला देखो 51 में, कथन कारण क्वेश्चन है। कथन क्या है? IUCN की रेड डाटा बुक यह बताती है कि कौन सा वन्य जीव खतरनाक स्तर पर है जिसका संरक्षण होना चाहिए। बताती है, बिल्कुल बताती है रेड डाटा बुक। अगला देखते हैं, IUCN जारी करता है, ये भी देखो एक क्वेश्चन में बन गया है ना। मानव की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि ने खाद्य श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। ये सही है, कथन कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। क्या में क्या आएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा, व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, बता तो रहा है, बात सही है दोनों ही, लेकिन व्याख्या थोड़ी कर रहा है पहले की, पहले का थोड़ी है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन। द फ्यूचर वी वांट नामक मसौदा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में दिया गया था? तो ये Rio+20, रियो सम्मेलन हुआ था कब? 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। उसी के 20 साल बाद, +20 है ना, 20 साल बाद 2012 में ब्राज़ील के रियो में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन हुआ था। इसी में द फ्यूचर वी वांट मसौदा तैयार किया गया था, मसौदा दिया गया था द फ्यूचर वी वांट 2012 में। ओके, 52 हो गया। 53 में आओ, भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। 53 में हो गया बी ऑप्शन, 1996 में। 1996 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई। और जीन बैंक क्या है? एक्स-यू2 क्या होता है? बाह्य स्थान है। एक्स-यू2 जो है ये संरक्षण करने का, विविधता को संरक्षण करने का एक्स-यू2 वो है एक तरीका, बाह्य स्थान है। बी ऑप्शन हो गया। पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक EPI
इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है ए। अगला, सूची एक दूसरी दो से मिलाना भैया। प्राचीन रचनाएं और रचनाकार, अष्टाध्यायी पाणिनि की 3 हो गया, पहले में 3। और उसके बाद महाभाष्य पतंजलि की है 4, 3 4 हो गया। ओके। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? ये इंपॉर्टेंट है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग की है, मेरुतंग है ना, 2 हो गया। 3 4 2 1 हो गया ना, ए ऑप्शन। और परिशिष्ट पर्व किसकी है? ये है भैया हेमचंद की, परिशिष्ट पर्व हेमचंद की। देखो, अष्टाध्यायी में व्याकरण संबंध ग्रंथ है अष्टाध्यायी, महाभाष्य क्या है? पतंजलि की है, और अष्टाध्यायी पर ही टीका है महाभाष्य। ओके। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है, और गुजरात के शासकों का वर्णन है इसमें प्रबंध चिंतामणि में। परिशिष्ट पर्व क्या है? हेमचंद की है, जैन धर्म और मौर्य वंश के बारे में बताती है। कौन? परिशिष्ट पर्व। ये ऑप्शन हो जाएगा। चले अगला देखो, 56। नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्राथमिक दौर के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? सिराजुद्दौला के षड्यंत्र जो हुआ ना, सिराजुद्दौला वही प्लासी का युद्ध वाला सिराजुद्दौला, उसके साथ षड्यंत्र हुआ था, जिसको हराया गया था षड्यंत्र से, उसमें कौन शामिल नहीं था? तो भैया मीर कासिम उस समय नहीं था। कृष्णचंद था, जगत सेठ था और अमीरचंद, तीनों थे, लेकिन मीर कासिम नहीं था उसमें षड्यंत्र में। ओके। अगला देखो, मीर जाफर था, कासिम नहीं था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? स्तूप और खोजकर्ता। सांची का स्तूप, जनरल टायलर। बताना है आपको कौन सा सही नहीं है, बताना है। अच्छा। और ठीक है, नागार्जुन कोंड स्तूप लांगहर्ट सही है, ये जनरल टायलर टायलर का सही है। भरहूत स्तूप जनरल कनिंघम, ये सही है। अमरावती स्तूप एडवर्ड बेकर ने नहीं, बल्कि ये कर्नल मैकेंजी ने। अमरावती स्तूप की खोज 1797 में कर्नल मैकेंजी ने की। ठीक है, डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला 58। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने जिनसेन एवं महावीराचार्य को अपने दरबार में रखा? किसने? तो ये अमोघ वर्ष था, ये राष्ट्रकूट शासक था अमोघ वर्ष, इसने जिनसेन और महावीराचार्य को अपने दरबार में रखा था। उसके राजकवि थे दोनों। अच्छा। अ, जिनसेन ने आदि पुराण तथा महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह, जिनसेन ने आदि पुराण और महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। 59। 59 देख लो, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है? देखो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। तो इसमें जो जवालोपनिषद है, इसमें चारों कौन से चारों जो है हमारे आश्रम कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों का है। लेकिन छंदोग्योपनिषद जो बी ऑप्शन है, इसमें 3 आश्रमों का उल्लेख है ना। जवालोपनिषद में चारों का है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पाकालीन नदियां तथा उनके किनारे बसे नगरों कौन सम्मिलित नहीं है? राखीगढ़ी घग्गर के किनारे, बिल्कुल राइट है। उसके बाद आलमगीरपुर हिंडन के, बिल्कुल सही है। बनावली सरस्वती के है, सही है, तो बताओ बिल्कुल सही है। रोपड़ सतलज के भैया, भोगवा के नहीं, सतलज के। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। मजम उल बहरीन किसकी रचना है? तो ये दारा सिकोह की रचना है। ठीक है, 61 में हो गया सी। अगला, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना, फिरोज सही है। सिंचाई पर कर लगाना, ये भी। सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ करना, किसने? ये तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू कर दिया था भैया, हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू कर दिया था इसको। तो ये नहीं है, सी नहीं है इससे संबंधित। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना, ये तो था। किस सूफी संत को अनल हक यानी मैं सत्य और मैं ही ईश्वर हूँ की घोषणा करने का मृत्युदंड दिया गया था? किसको दिया था बताओ? तो ये बता, मंसूर बिन हल्लाज, मंसूर बिन हल्लाज को अनल हक, मैं से ईश्वरवादी हूँ, मैं ईश्वर हूँ और मैं सत्य हूँ, ये घोषणा की थी, इसलिए इनको मृत्युदंड दिया गया था। कौन? मंसूर बिन हल्ला का ऑप्शन हो जाएगा सी। 63 में ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो 64। देखो चलो 64 देख लो। मध्यकालीन शासक ने वुलर झील में एक कृत्रिम द्वीप क्या जैनालंका की स्थापना, तो जैनुलाब्दीन कौन था? ये कश्मीर का अकबर बोलते हैं जिसको, उसने की थी, है ना। बी ऑप्शन हो जाएगा, जैनुलाब्दीन ने। कथन कारण क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिल्कुल राइट है। 65 में हो गया ए। अच्छा, ये हो गया सही है। राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोधी था जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी, ये सही है, ये भी सही है। कथन कारण आंदोलन सही है, व्याख्या भी कर रहा है। अगला देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मूक नायक किस भाषा में था? तो ये मराठी में था। 66 में हो गया डी, मराठी में था मूक नायक। और 1920 में इसका प्रारंभ किया गया था मराठी भाषा में, 1920 में मूक नायक। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेज डच के बाद भारत आए, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच इंडिया कंपनी से पूर्व हो चुकी थी, ये भी सही है, दोनों सही। सी ऑप्शन। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच, देखो सबसे आने का क्रम देख लो। सबसे पहले डच आए, फिर अंग्रेज आए, पहले पुर्तगाली हैं, फिर डच हैं, अंग्रेज हैं, डेनिश हैं, फिर फ्रांसीसी। इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाली, फिर डच आए दूसरे नंबर पे, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। और वहीं कोठी की स्थापना की बात करें, कंपनी स्थापना की, तो अंग्रेजों की पहले 1600 में और डचों की 1602 में हुई, इसलिए डचों की बाद में। निम्नलिखित किस वायसराय के समय पर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग, तो ये लिटन की अध्यक्षता में, लिटन की अध्यक्षता में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1880 में, है ना। क्या
रिचर्ड स्टेची आयोग, इसको अकाल के लिए प्रथम अकाल आयोग बोलते हैं। स्टेची आयोग 1880 में लिटन के कार्यकाल में। 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहराम जी मालावारी। 69 में 1908 में सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मालावारी साहब ने। 70 में आ जाओ। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित में से किन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी थी? तो बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, इन तीनों ने ही कांग्रेस छोड़ दी थी। 70 में डी हो गया, तीनों ने छोड़ दी थी। ठीक है, अगला, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1936 में किसकी अध्यक्षता में? तो स्वामी सहजानंद साहब की। ये सहजानंद साहब की अध्यक्षता में। और महासचिव इसका एनजी रंगा, पहले महासचिव एनजी रंगा। 72, घटना पर विचार किया था, उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो साइमन कमीशन देखो 28 में आया। स्थापना है ना, स्थापना, चलो तो स्थापना कभी 27 में हुई। ओके, पूना पैक्ट 32 में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 31 में हुआ। और जलियांवाला बाग तो 19 में हुआ, 1919। तो सबसे पहले 4 हो गया, तो उसके बाद में फिर 1 हो गया, और फिर 3-2, 4-1-3-2 ये हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया। चलो अगला आ जाओ भैया 73, निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। तो बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये जवाहरलाल नेहरू की है, बताओ इसमें 73 में। बिल्कुल राइट है, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू सही है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, बिल्कुल सही है। इंडियन फिलोसॉफी अलेक्जेंडर डफ की है? नहीं भैया, किसकी है ये फिर? ये डॉक्टर राधाकृष्णन की। सी सही नहीं है। इंडियन फिलोसॉफी अलेक्जेंडर डफ की नहीं, ये डॉक्टर राधाकृष्णन की है। और अलेक्जेंडर डफ की क्या प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? इंडिया एंड इंडियन मिशन। दी रिडल्स इन हिंदुइज्म, बी आर अम्बेडकर। रिडल्स सही है, बिल्कुल सही है, डी वाला सही है, सी गलत था इसमें। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने पार्लियामेंट सुधारों यानी भारत परिषद अधिनियम 1909 को तैयार करने में विशेष भूमिका निभाई थी? किसने निभाई थी बताओ? पार्लियामेंट सुधारों के तैयार करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका? तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने। 1906 में इंग्लैंड जाकर 1909 के पार्लियामेंट सुधार बनाने में विशेष भूमिका निभाई थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने, 1906 में इंग्लैंड जाकर। ठीक है जी, इसमें क्या किया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आया था इसमें, मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था। उनका चुनाव अलग होगा और मुसलमान चुनेंगे, ये बात कही थी। अगला देखो 75 में, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सिद्धांत और प्रतिपादक। देखो व्ययकर का एन केल्डार, बताना है आपको। व्ययकर है प्रतिपादक, सही है, एन केल्डार है। और जीरो बेस बजटिंग, ये पीटर पायर, ये भी सही है। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत एडाल्फ वेगनर, ये सही नहीं है, सी नहीं है सही। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत जॉन मेडार्ड कीन्स का है, कीन्स का। और टोबिन टैक्स जेम्स टोबिन का, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, सी सही नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण नहीं है? तो ये इसमें से CRR, RR, PSL और OMOS, इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा मात्रात्मक? तो इसमें जो है ना PSL, प्राथमिक क्षेत्र ऋणादान, ये नहीं है। तो देखो, मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपाय मतलब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र उत्पादन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपाय है। अन्य गुणात्मक उपाय में सीमांत निर्धारण MR, साख या ऋण मापदंड, साख स्वीकृति योजना, ये सब हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से सदैव अधिक होना चाहिए ना, बराबर या उससे अधिक होना चाहिए, डी ऑप्शन। देखो क्या बोलता है ये, वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य वह मूल्य है जिसकी घोषणा सरकार रबी और खरीफ की फसल में करती है। और ये क्या होता है? ये सदैव किससे? न्यूनतम समर्थन MSP से बराबर होगा या अधिक होगा। ठीक है, किंतु कम नहीं हो सकता, डी ऑप्शन है। आज का हमारा लेक्चर संपन्न। आशा आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। PDF के लिए RDX GS गुरु टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, PDF पढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा हेल्प करिए बढ़ाने में, मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और सब कुछ यहीं प्रोवाइड करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।